चलिए, ओकेज एवरीवन इन द क्लास पीपल, वेलकम टू द सेशन। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ फटाफट और बता दो कि इफ एवरीथिंग इज सेट। क्या आप मुझे क्लियरली सुन सकते हो, देख सकते हो? गुड आफ्टरनून एवरीवन इन द क्लास। क्या स्टेटस है? चलो भाई, सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। गणेश, संगीता, संगीता आज रोज नहीं आ रही हो क्या क्लास में? ध्वनि इज हियर, सोना इज हियर, दिव्या इज हियर, नितिश, हर्षित, सुष्मिता, मेघना। मेघना, आप भी शायद रेगुलर नहीं हो, इट सीम्स सो, आई एम नॉट श्योर। युक्ता इज हियर, दर्शना इज हियर, पंकज, पंकज कह रहे हैं सर लेट मत आया करो, कैसे कैसे ख्याल आने लग जाते हैं। तो भाई एवरीवन इन द क्लास ज्वाइन इन क्विक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो सर, तो एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, कल की क्लास में डिस्कशन चल क्या रहा था, राइट? उदय, प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए फिर ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है। पीयूष, मैं बढ़िया हूं, आप भी रोज नहीं आ रहे हो। प्रतीक, रोज नहीं आ रहे हो। नेहा, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैसेज, चलो मैं चेक करता हूँ। राशि इज हियर, अतुल इज हियर, मेगा इज हियर, धर्मा इज हियर, खुशबू इज हियर। ओके ओके ओके, सो मेनी ऑफ यू एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो देखो भाई, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में पता है क्या चल रहा था? मैं आपको बताता हूँ, रुको। कल की क्लास में एवरीवन, चलिए, सो आप सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या? ऑल राइट, परफेक्ट। हाँ, संगीता सारी क्लास अटेंड की है? Janani Kumar, when would you take in English, sir? Janani, for English, there's already a recorded batch, so you may please refer to that. Okay. पीयूष, आप मेन एग्जाम ओरिएंटेड बैच के स्टूडेंट हो? ओके शिवा, नितिश। तो देखो भाई, एवरीवन इन द क्लास, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, है ना? तो सर कल की क्लास में हम डिस्कशन ये चल रहे थे, ये कर रहे थे कि सर कैश फ्लो की मदद से वैल्यूएशन कैसे करें हम किसी भी कंपनी का या फिर उस कंपनी के शेयर का। यस, तो हमने बोला दो तरीके, या तो एफसीएफ फॉलो कर सकते हो या एफसीएफई फॉलो कर सकते हो। एक अप्रोच है जिसमें पूरे फर्म के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन होता है, एक अप्रोच है जिसमें सिर्फ इक्विटी के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन होता है। करेक्ट। फर्म के पर्सपेक्टिव में हम स्टार्ट करते हैं एबिट से, कि भाई वो प्रॉफिट से स्टार्ट करो जो उन सबको बिलोंग करे, विच इज एबिट, जिसको पोस्ट टैक्स बनाते हैं, और उसको कहते हैं नोपैट, राइट? डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स अगर एडजस्ट कर दो तो हम बोलते हैं बचा हुआ जो भी कैश फ्लो है वो इक्विटी और डेट में डिस्ट्रीब्यूटेबल है, सिर्फ उन्हीं का राइट है, इसलिए उसका नाम रखा एफसीएफएफ। बिल्कुल सिमिलरली सर, अगर एफसीएफई कैलकुलेट करता हूं तो स्टार्ट कीजिए उस प्रॉफिट से जो सिर्फ इक्विटी को बिलोंग करता है, विच इज पैट, राइट? तो पैट में सिमिलरली डेप्रिसिएशन एड बैक किया, वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स का अगर एडजस्टमेंट कर दिया तो सिर्फ एक चीज एडजस्ट करना बचती है, विच इज रिलेटेड टू डेट। देखो, डेट को आप दो चीजें पे करते हो, एक इंटरेस्ट जो पैट में पहले ही एडजस्ट हो चुका है। अगर आप एफसीएफएफ और एफसीएफई का कंपैरिजन करो तो डिफरेंस ये है कि ये वाला कैश फ्लो इक्विटी प्लस डेट दोनों को बिलोंग करता है, ये वाला कैश फ्लो सिर्फ इक्विटी को बिलोंग करता है। तो आप एक काम करो ना, डेट को जो भी आप पैसा दे रहे हो
वो माइनस कर दो। सर डेट को जाता है इंटरेस्ट, तो पैट से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है। डेट को दूसरा अमाउंट होता है प्रिंसिपल, या तो दिया होगा या फिर बोरो किया होगा, मतलब रीपेमेंट या बोरो। तो कुछ रीपे किया तो वो माइनस कर दो, कुछ बोरो किया तो ऐड कर दो, और जो कैलकुलेट होकर आता है वो होता है FCFE। फिर आपने कल की क्लास में सीखा कि भाई इसका डिस्काउंटिंग रेट के होता है, इसका डिस्काउंटिंग रेट के ही होता है, एंड अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू करने के वो 3 तरीके, जीरो ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, या फिर वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। ये तीनों चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब अगर आज आपकी परमिशन हो तो हम लोग आना चाहेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। तो बताओ भाई, रिक्वेस्टिंग पीपल योर रिस्पॉन्सेस, एवरीवन इन द क्लास, आर वी ऑल इन फॉर दैट? पब्लिक, आर वी इन फॉर दैट एवरीवन? तो बनाए क्या फिर आज का माहौल? कौन कौन है भाई क्लास में, और कौन आया है? बताओ 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 बताओ, एक सेकेंड ना। ओकेस 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 ओकेस, मतलब आज किसी ने पूछा था कि सर आज लेक्चर रहेगा क्या? भाई सैटरडे को तो लेक्चर रहेगा ही, है ना? तो देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग करेंगे होमवर्क में, लेकिन इसको पिंक मार्क कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, राइट? पर ये आप एक होमवर्क क्वेश्चन की तरह करेंगे, ठीक है? पहली चीज, है ना? तो वैसे क्वेश्चन लॉजिकल है, सिर्फ एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन का इश्यू है, जब आप खुद से करेंगे तो आप इसको हैंडल कर पाएंगे। 32 होमवर्क, 33 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, 33rd क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, 34th एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे अभी के अभी क्लास में। आ जाओ 34th क्वेश्चन, लेकिन मैं सोच रहा हूं 34th का वो वाला वर्जन कर लेते हैं जो एक रेटेस्ट MTP में था, RTP में था। चलो ठीक है। 34th क्वेश्चन, पीपल इन द क्लास आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुशबू संडे को क्लास नहीं रहेगी, संडे नो क्लास, है ना? एवरीवन क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर। सर क्या इन्फॉर्मेशन दी है वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए? कंपनी का प्रॉफिट दिया है 290 CR, इक्विटी कैपिटल दिया है 1300 CR, पार वैल्यू दिया है 40 ईच, डेट रेशियो ऑफ कंपनी, डेट रेशियो मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या? नहीं नहीं नहीं, डेट टू इक्विटी रेशियो डेट डिवाइड बाय इक्विटी होता है, और डेट रेशियो डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी होता है। फर्स्ट वाले का मतलब है इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना, सेकंड वाले का मतलब है टोटल डेट और इक्विटी का अगर मैं बैलेंस देखूं तो उसमें कितना प्रोपोर्शन डेट का है, इस टोटल में कितना प्रोपोर्शन डेट का है, दैट इज डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी। करेक्ट पीपल? तो चलो सर, डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, डेट रेशियो हो गया। सर ये सारी चीजें वहां आउटनोट्स में लिखी है, आपको टेंशन नहीं लेना, इसका कंपाइलेशन मिलेगा, वो जो एक फॉर्मूला वाला पेज था ना अपना पीपल, ठीक है भाई। सर लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी 8% है, बीटा 0.1 है, रिस्क फ्री रेट 8.7 है, मार्केट रिटर्न 10.3 है। मतलब करना क्या है, डेटा बहुत सारा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर 47, डेप्रिसिएशन 39, चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45। तो सर पहली बात तो इस डेटा की मदद से वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना है। क्या आप गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इतना पार्ट तो समझ पा रहे हो ना कि कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन करना पड़ेगा पीपल? हमें कैपेक्स, डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल दे दिया तो डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन तो हो नहीं सकता है, हमें कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब आप बताओ FCFF फॉलो करें या FCFE? एवरीवन बताओ बताओ बताओ, आपके ओपिनियन में हमें FCF फॉलो करना चाहिए, FCFE? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन वी शुड डू? पब्लिक, और क्यों? क्योंकि अब क्या दिमाग में कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों से ही इक्विटी का वैल्यू तो आ ही सकता है। FCFF से वैल्यू ऑफ फर्म आएगा, जिसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। मेरा सवाल है क्यों 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 प्लीज? क्योंकि सर FCFF मॉडल लगाने के लिए एबिट चाहिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
FCFF लगाने के लिए पीपल KO चाहिए और KO के लिए KD चाहिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब पैट दिख रहा है और KE दिख रहा है तो FCFE मॉडल लगाओ ना, कितना इजी है। यस तो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ सर। करना क्या है? 3 सिंपल चीजें चाहिए सर। मुझे चाहिए FCFE1, दूसरा मुझे चाहिए KE और तीसरा मुझे चाहिए G। सर ग्रोथ रेट मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। KE का कैलकुलेशन एकदम आसानी से हो सकता है, बीटा है, RM है, RF है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग KE कैलकुलेट करके दे दो। एवरीवन इन द क्लास वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी से KE कैलकुलेट करके दे दो, फिर हम आगे का सोचते हैं। KE का नंबर कौन बताएगा? मेगा कह रहे सर May 25 एडिशन हैज दिस क्वेश्चन अ पैरा स्टार्टिंग मिस्टर अमित। तो मेगा अगर आप वो क्वेश्चन गो थ्रू करोगे तो आपको रियलाइज होगा स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन ऐड कर दिया, उसमें बहुत ही बेसिक, ठीक है। वो क्वेश्चन May 25 के पहले, May 25 का आप बोल रहे हो स्टडी मटेरियल में, ये पहले उसके RTP May 24 में शायद आया था, फर्स्ट टाइम वो जब इंट्रोड्यूस हुआ था। यस 8.86% इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो चलो सर KE हो गया और चलो सर G हो गया, बात आती है FCFE की। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, FCFE वैसे तो हम पैट से स्टार्ट करते हैं, बट पीपल इन द क्लास, एवरीवन रियलाइज करना, अगर डेप्रिसिएशन पर शेयर हो, कैपेक्स पर शेयर हो, वर्किंग कैपिटल भी पर शेयर हो, तो क्यों ना मैं पूरा के पूरा कैलकुलेशन ही पर शेयर कर दूं। पैट की जगह पर शेयर अर्निंग्स को मैं अर्निंग्स पर शेयर बोलता हूं, EPS से स्टार्ट करूं, करेक्ट। EPS के बाद जो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो मैं पर शेयर करता हूं, करेक्ट। तो सर आ जाओ ना, आ जाओ ना सर। अगर मेरे पास पैट ऑफ द कंपनी, अगर इक्विटी कैपिटल है और पार वैल्यू है, क्लास के किसी स्टूडेंट में ताकत है क्या EPS कैलकुलेट करने की अभी 30 सेकंड्स के अंदर? कम ऑन, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, मुझे 30 सेकंड्स के अंदर EPS का नंबर दे दो ना प्लीज एवरीवन। EPS रेवती का कहना है 8.92, परफेक्ट। हर्षद का कहना है 8.923, पल्लवी 8.92, आयुषी 8.92, सोना 8.92, 30 से एवरीवन सबका आंसर सेम आ रहा है। सर कैसे कर रहे हो? इक्विटी कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे, और नंबर ऑफ शेयर और पैट को, नंबर ऑफ शेयर और पैट की मदद से मुझे EPS मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो सर EPS हो गया 8.92। बता सकते हो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर पीपल? 8.92। नेक्स्ट चीज क्या होती है? FCFE के कैलकुलेशन में आप क्या बोलते हो? हम बोलते हैं ये तो प्रॉफिट है, हमें कैश फ्लो चाहिए। मैं देखो आपको फ्लो याद कराता हूं, अगर आपको फ्लो याद हो जाएगा तो फॉर्मूले का टेंशन नहीं। सर ये तो EPS है, हमें तो कैश फ्लो चाहिए, तो चलो नॉन कैश चीजों को एडजस्ट कर दो, डेप्रीसिएशन ऐड कर दो और वर्किंग कैपिटल माइनस कर दो। डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, कितना हो गया? 39। वर्किंग कैपिटल 3.45 माइनस कर दो। सर माइनस क्यों कर रहे हो वर्किंग कैपिटल? यहां तो चेंज दिया है, इंक्रीज बोलते तो माइनस समझ में आता है। जैसे डेटर इंक्रीज होता है, स्टॉक इंक्रीज होता है, वैसे ही वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स। सिमिलरली डिक्रीज बोलेंगे तो ऐड हो जाएगा। आपने यहां वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया क्या? तो प्लीज एक चीज समझना, जब कोई कंपनी ग्रो करेगी, जब उसका रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ ग्रो होगा तो उसके वर्किंग कैपिटल भी अकॉर्डिंगली ग्रो होंगे, इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट बांध के हम लोग माइनस करते हैं। चलो ठीक है सर। इसके अलावा सर नेक्स्ट आइटम होता है कैपेक्स, तो 49 रुपीज का, सॉरी 47 रुपीज का हमें कैपेक्स करना है। कोई क्लास में इस बात याद दिला सकता है? अदर देन 4 थिंग्स विच आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, FCFE के कैलकुलेशन में और क्या आता है? बोलो भाई, FCFE के कैलकुलेशन में और क्या आता है? ये बात बता दो तो मान जाएंगे पब्लिक। बोलो बोलो बोलो, देख के आए हो ना, कल पढ़ा है और आज रिवाइज किया है ना, बोलो। सर अगर कुछ बोरो किया है तो वो, और अगर कुछ रीपे किया तो वो। बोरोइंग ऐड होती है, रीपेमेंट माइनस होता है। तो प्लीज बताइए, तो प्लीज बताइए हमें क्या करना होगा?
तो आप क्या क्या आप लोग प्लीज बता सकते हो कि एग्जामिनर ने हमें कहीं कुछ बताया है क्या? एग्जामिनर ने कहीं कुछ बताया है क्या कि बोरो कितना किया या फिर रीपे कितना किया? पीपल इन द क्लास, एग्जामिनर ने कहीं बताया है क्या? सर डायरेक्टली तो नहीं बोला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो डेट रेशियो दिया है ना कंपनी ने, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। ये इस क्वेश्चन का एक हिडन एडजस्टमेंट है और वो मैं बताता हूं एडजस्टमेंट कैसे होता है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। सर कंपनी ने 47 रुपीज कैपेक्स में इन्वेस्ट की है, एसेट्स खरीदा। कंपनी ने 3.45 वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी ने टोटल कितने एसेट्स खरीदने में पैसा लगाया? सर 3.45 प्लस प्लस 47, मतलब 50.45 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना है। एवरीवन इन द क्लास लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना, 50.45 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना है। जब भी कंपनी को कोई एसेट्स खरीदना होते हैं तो उसके लिए लगता है कैपिटल। तो कैपिटल के लिए एक सोर्स अवेलेबल है डेप्रीसिएशन। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप एसेट को डेप्रीशिएट करते हो तो उससे आपका प्रॉफिट तो कम हो जाता है, लेकिन उतना अमाउंट कंपनी से कैश जाता नहीं है। वो एक्सपेंस, मतलब वो नॉन कैश एक्सपेंस है, उतना अमाउंट ऑफ कैश कंपनी के पास अवेलेबल हो जाता है। तो 50.45 रुपीज के अगर मुझे एसेट्स खरीदने थे तो उसमें से 39 रुपीज का डेप्रीसिएशन के फॉर्म में कैश कंपनी के पास अवेलेबल है, उतना कैपिटल कंपनी के पास अवेलेबल है टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। तो 50.45 में से 39 तो अवेलेबल है, मतलब बचा हुआ 11.45 रुपीज। 11.45 रुपीज कंपनी को एडिशनली कैपिटल प्रोवाइडर से बुलवाना पड़ेगा टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। बैलेंस शीट इमेजिन करो, 11.45 रुपीज एडिशनली चाहिए, क्योंकि जो भी टोटल चाहिए था उसमें से डेप्रीसिएशन से कुछ अमाउंट मिल गया तो एक्स्ट्रा चाहिए इतना। अब ये एक्स्ट्रा डेट और इक्विटी तो मिलके देंगे। अब आप बताओ डेट कितना अमाउंट देगा उसमें से? सर अगर डेट रेशियो 27% है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना भी टोटल कैपिटल आएगा उसका 27% डेट से बुलवाना पड़ेगा? तो पहले फाइंड किया कि एडिशनल कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा ओवर एंड अबव द अवेलेबल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। जो भी लगाना पड़ेगा उसका 27% डेट से आएगा। तो 11.45 मल्टीप्लाइड बाय 27% इज 3.09 रुपीज। बोरोइंग है इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। एवरीवन रिक्वेस्टिंग योर रिस्पॉन्सेस। मैं कितना क्लैरिटी से आपको ये पूरा डिस्कशन एक्सप्लेन कर पाया, जवाब दे दो ना भाई हर कोई प्लीज। क्लास के हर एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, अदरवाइज मैं आगे ही नहीं जाने वाला हूं। कुड यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली एवरीवन? यस, 100 का साइन आ रहा है। हर्षित 3.45 वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया और 47 फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया, टोटल 50.45 रुपीज इन्वेस्ट किया, राइट? रेवती रेवती कौशिक लेट आए हो क्या? तो आज से अपनी क्लास का एक रूल सब लोग सुन लो, लाइव जो भी लोग आएंगे आते से एक बार सबको कुछ ना कुछ बात करना जरूरी है मुझसे, राइट? या तो कुछ विश कर दो या फिर सिर्फ इतना सा बोल दो कि सर मैं आ गया हूं, क्योंकि अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता है कौन कब आता है। सो कौशिक और रेवती सुनना, सर 3.45 और 47 रुपीज का जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब टोटल 50.45 रुपीज का, जिसमें से 39 रुपीज का डेप्रीसिएशन कंपनी के पास से कैश गया ही नहीं। उतना अमाउंट ऑफ कैश कंपनी के पास अवेलेबल होता है, उतना पैसा कभी बिजनेस में से बाहर गया ही नहीं, राइट? तो वो माइनस करके बोला कि एडिशनल कितना कैपिटल प्रोवाइडर से बुलवाना है टू मेक द इन्वेस्टमेंट। तो 50.45 में से 39 माइनस किया तो 11.45 आया। यस, अब अगर 11.45 आया तो उसका 27% हमें पता है कि हमें डेट से बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स है कंपनी का। तो बोरोइंग का अमाउंट उससे कैलकुलेट होकर आ जाता है, कितना आपने कैलकुलेट किया? 3.09। बोलो, क्या आप लोग प्लीज सेटल्ड हो? सत्यम समझ पाए क्या? प्लीज जवाब दीजिए। तो अगर सारे नंबर्स आ चुके हैं तो एक बार FCFE का अमाउंट बताओगे कितना? सर 8.92 प्लस 39 माइनस 3.45 माइनस 47 प्लस
3.09, तो आंसर आता है 0.56, 0.56 रुपीज या फिर डॉलर, जो भी करेंसी, रुपीज। अब मैं आपको यहां एक बात बताता हूं सर, यहां राउंडिंग ऑफ रूल समझना बहुत जरूरी है। जनरल रूल है राउंडिंग ऑफ के कि भाई जब भी हम कोई अमाउंट कैलकुलेट करें, राइट, जैसे समझो हमने ईपीएस कैलकुलेट किया है और ईपीएस आ रहा है, एक सेकेंड, सपोज कंपनी की अर्निंग्स है 25.3, राइट, और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है 4। 25.3 कंपनी का पैट है और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 4 है, तो इसका अगर मैं ईपीएस कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 25.3 डिवाइड बाय 4 इज, सॉरी कितना था? 24.3 डिवाइड बाय, वेट, नंबर क्या लिया था मैंने बाय द वे, 1 सेकेंड, चलो नंबर चेंज, 17.3 सपोज कंपनी का पैट है, राइट, और 17.3 के पैट को आप 4 से डिवाइड कर देते हो क्योंकि वो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है, पीपल इन द क्लास, तो कंपनी का ईपीएस आ जाता है 4.325। अब वैसे तो हम जानते हैं सारे अमाउंट्स को 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना है, बट मेरा एक राउंडिंग ऑफ का कंसर्न समझ लो ना, वो आउटनोट्स में लिखा है, अभी समझ लो कि भाई जब कोई चीज नेचुरली ही 3 या 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ होकर आ रही है तो आप उसको फिर राउंड ऑफ करने का दिमाग मत लगाओ कि 2 पे करें या 3 पे करें। अगर वो नेचुरली ही सिर्फ 3 या 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जा रही है तो आपको उसको राउंड ऑफ नहीं करना है, जितना वो जा रहा है उसको पूरा के पूरा लेना है। मैं फर्स्ट चीज आपको एक्सप्लेन कर पाया क्या? इसकी जगह अगर आंसर 4.3287 समथिंग 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 होता तो आप राउंड ऑफ कर देते 2 डेसिमल पॉइंट पे। यहां राउंड ऑफ मत करना इज द फर्स्ट थिंग क्लियर। चलो तो सर एक चीज क्लियर हो गया कि 2 या 3 तक जा रही है, 3 या 4 तक जा रही है तो करना ही नहीं, अगर लंबा जा रही है तो करेंगे। अब जब एक्सटेंडेड डिजिट्स है और अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो जनरल रूल है 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो, करेक्ट। लेकिन अब आप एक चीज समझना, इसमें एक और कैच है, कि सर जैसे इमेजिन करो 90.459 को आप 90.48 कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर ईपीएस 0.459 आया और अगर आपने इसको 0.48 किया तो डू यू अग्री कि नंबर इतना छोटा है कि अगर इसमें ऐसी राउंडिंग ऑफ की तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मेरी बात समझना, ऊपर का नंबर इतना बड़ा है कि उसमें 0.001 की राउंडिंग ऑफ करेंगे तो टेंशन नहीं है। सॉरी, इसको 46 बोल रहा हूं, 459 को 46 और 459 को 46। तो मैं बोल रहा था कि 90 का नंबर इतना बड़ा है कि इसको राउंडिंग ऑफ करके 0.01 की राउंडिंग ऑफ कर भी दी तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये नंबर इतना छोटा है कि छोटी सी राउंडिंग ऑफ एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ये मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं कि आप प्लीज समझ गए। मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कहां इंस्टीट्यूट 90% केसेस में राउंडिंग ऑफ को लेकर क्या सोचता है। जनता, हर एक स्टूडेंट का जवाब चाहिए। राउंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने राउंडिंग ऑफ की वजह से मार्क्स लूज किए हैं, तो आप लोग प्लीज मेरी बात समझिए, कि क्या मैं 2 डेसिमल की राउंडिंग ऑफ कर सकता हूं या फिर 3 पे ही कंटिन्यू करना चाहिए? सर जब नंबर बहुत छोटा होना तो 3 या 4 डेसिमल्स तक आपको, 3 या 4 डिजिट्स तक आपको ये चीज कंटिन्यू करना होगी। तो सर जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप बोल रहे हो 0.56 का ईपीएस आया, तो डू यू पीपल अग्री कि सर वैसे तो 2 ही डेसिमल पॉइंट्स तक चीजें लेनी थी, लेकिन जब नंबर्स बहुत छोटे आ जाए ना, सब सॉल्व करने के बाद 0.56 आया, तो उस केस में आपको नंबर्स एक्सटेंडेड डिजिट्स तक लेने चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब जहां आपका 8.92 आ रहा था उसको 4 डेसिमल पॉइंट्स तक लीजिए, 3 के बाद कुछ और आ रहा है तो वो भी लीजिए, बाकी सबको भी 4 डेसिमल पॉइंट्स तक लेकर सॉल्व करो और फिर एफसीएफई फाइंड करो। अभी करो मत, आंसर हमारे सामने। मेरा सवाल है कि 4 डेसिमल पॉइंट्स तक क्यों लिया, इसका लॉजिक समझे, इंस्टीट्यूट ने क्या सोचा होगा, पब्लिक।
और ये सब जगह लगाएंगे। समझो एग्जामिनर ने बोला रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, हमने रिटर्न कैलकुलेट करा, अब 8.926% आया तो उसको 8.93% बोल सकते हैं। अब आंसर ही 0.256% आया तो उसको 0.26% बोलने से अच्छा है ना कि 3 डेसिमल तक ही रहने दो। जब छोटा नंबर ज्यादा हो, तो उस केस में 3 या 4 तक चलाना, उसको 2 पे राउंड ऑफ मत करना, इज द सिंपल थिंग। सर प्लीज बता दो 0.5645 तक सेटल्ड हो तो मैं आपको आगे लेकर चल सकता हूं। एकदम सुपर फास्ट जवाब देना भाई एवरीवन। राशि, ये जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स है, देखो जब एक क्वेश्चन खुद ही बोल दे कि 3 डेसिमल लो, 2 लो, 4 लो तो बात ही खत्म, फिर तो एग्जैक्टली वही फॉलो करो जो उन्होंने बोला है। लेकिन सपोज उन्होंने नहीं बोला है, तब आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा और उस केस में ये सब चीजें अप्लाई करना जो आप सीख रहे हो। और वो चीज अगर मैं आपको आउटनोट्स में दिखाना चाहूँ ना, तो आपको राउंडिंग ऑफ रूल्स चल के दिखा देता हूँ। पीपल इन द क्लास देख लो राउंडिंग ऑफ रूल्स, जिसमें हमने बोला है कि अगर 2 या 3 या 4 ही डिजिट्स हो नेचुरली तो उसको राउंड ऑफ मत करो, जितना आया है पूरा के पूरा नंबर ले लो, राइट। फिर बोला है कि अगर कोई नंबर बहुत छोटा हो, जैसे कोई बहुत ही छोटा नंबर हो, राइट, तो फिर उसको 4 डेसिमल पॉइंट, 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ले लो। लेकिन नंबर अगर छोटा नहीं है, नॉर्मल केस है, तो फिर राउंडिंग ऑफ का रूल कितना सिंपल है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। जिसमें जिसमें हम सिर्फ अभी अमाउंट्स की बात करेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे समझ में आ जाएगा। सर अभी इस चैप्टर में हमें 2 चीजों का काम रहा, एक तो केई और एक अमाउंट्स। केई 2 डेसिमल पॉइंट तक सफिशिएंट है, कोई भी अमाउंट हो जैसे अर्निंग्स, पैट, वो भी 2 डेसिमल पॉइंट तक सफिशिएंट है, राइट। लेकिन अगर वो लैक्स या मिलियंस में है तो उस केस में 4 डेसिमल पॉइंट्स लेना पड़ेगा। जैसे 5.2963 करोड़ एक बड़ा नंबर है ना, इट इज इन करोड़, तो उसको 4 तक लेना है। इतना सिंपल, इतना सिंपल ये चीज है, राइट। पंकज अगर आपके नोट्स में नहीं है तो ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, तो आप रेफर कर सकते हो। ये फाइल जो आपको पावर बैच का ड्राइव मिलेगा ना, उसमें आपको ये फाइल मिलेगा, ठीक है। एक आध दिन लगेगा। तो अपना जो एवरीवन इन द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर, मतलब नॉट थैंक्स टू यू, थैंक्स टू मी, दैट मुझे ये चीज याद आ गई कि अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन दी एप्लीकेशन, राइट। तो आपको सीरियल की साथ शाम के पहले पहले आ जाएगी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को। आप टाइमली मैनर पे, मतलब आज कल में ही जब आपको रिसीव, मोस्ट ऑफ को तो रिसीव हो ही चुकी है, आई नो इट ऑलरेडी फॉर अ फैक्ट। तो जो भी आपको कीज रिसीव हुई है, आप एक बार सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सेटअप देख लो, सो दैट, और कुछ भी टेक्निकल क्वेरी हो तो कॉल कर लो टीम को, राइट। टीम रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो मुझे बताना, ठीक है। बट हम ये करना चाह रहे हैं कि अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एप्लीकेशन के ऊपर, विच विल बी ऑन मंडे, ठीक है। आ जाओ भाई। मेगा न्यू बुक मतलब क्या कहना चाह रहे हो, नया स्टडी मैट? सीरियल की मिल गया, चलो डन। तो सर इस क्वेश्चन में हमारा FCFE आ चुका है, राइट।
हमारा KE आ चुका है और ग्रोथ हमारे पास है। सर जैसे डिविडेंड में कंफ्यूजन हो तो D1 मानते थे, वैसे ही FCFE में कंफ्यूजन हो तो हमेशा 0 मानना, FCFE 0। मतलब सर इसमें 1 प्लस ग्रोथ रेट ऐड कर देते हैं। इसमें कितने का ग्रोथ रेट ऐड करना पड़ेगा? 8%। डिवाइड बाय KE है 0.0886 माइनस G है 0.08, तो डिवाइड बाय KE माइनस G करेंगे तो आ जाएगा आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। जल्दी से सॉल्व करके बता दो पीपल, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। सुपर फास्ट एवरीवन, सुपर फास्ट सुपर फास्ट सुपर फास्ट। वैल्यू ऑफ शेयर 70.89 70.89 70.89 बताना चाह रहे हैं सब लोग, ठीक है? यार पंकज दिल पे मत लो यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34th एवरीवन इन द क्लास गेट्स डन। क्वेश्चन नंबर 35th एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्लास में करेंगे अभी के अभी। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्लास में करेंगे। 36 सिमिलर नेचर क्वेश्चन होमवर्क। थर्टी फिफ्थ बॉस रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आओ भाई, सबकी एनर्जी चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और मान के चलो पूरा क्वेश्चन आप ही को रीड करके क्लास में क्रैक करना है, मैं सिर्फ आपको हेल्प करने वाला हूं। चलिए सुनिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू YWXY लिमिटेड। क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राइट? विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% फॉर द नेक्स्ट 3 years, which after which the growth rate will stabilize to 8% per annum at normal level। सर हमारे पास एक कंपनी की डिटेल्स है, वो कंपनी अगले 3 सालों तक 20% पर एनम ग्रो करेगी और उसके बाद उसकी ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाएगी 8% पर एनम इन परपेचुइटी, मतलब फॉरएवर तक, ठीक है भाई? फॉर द ईयर एंडेड 31st March 14, जो ईयर जस्ट अभी खत्म हुआ है 31st March 14, उसका रेवेन्यू हमें दिया है, COGS दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। सर एक सेकेंड, आपने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारे ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस आ जाते हैं इंक्लूडिंग COGS। आइडियली तो यस, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर COGS 3000 है और पूरा के पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2250 है, मतलब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये अदर देन COGS है, ये बात हमें समझना होगी। मतलब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखे तो COGS और इसका टोटल होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है। कंपनी के रेवेन्यू है, कंपनी का COGS है और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा EBIT। ऑलराइट सर, परफेक्ट। कंपनी ने कैपेक्स कितने का किया लास्ट ईयर, वो अवेलेबल है। इसका डिप्रीसिएशन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, क्या बात है, 600 करोड़ का एक डिप्रीसिएशन का अमाउंट है जो इस 2250 में इंक्लूडेड है, वो भी हमें दे दिया। ठीक है भाई, लास्ट ईयर की डिटेल्स हमारे सामने। अब सुनिएगा। ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड, मतलब ये जो 3 सालों का पीरियड है ना हाई ग्रोथ वाला, उस दिन रेवेन्यू एंड एबिट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अगले 3 सालों तक रेवेन्यू 30% बढ़ेगा और एबिट भी 30% बढ़ेगा। चलो ठीक है। कैपेक्स नेट ऑफ डेप्रीसिएशन विल ग्रो एट द रेट ऑफ 15%। सर कंपनी का जो कैपेक्स है वो नेट ऑफ डेप्रीसिएशन 15% से बढ़ेगा, इस लाइन का मतलब समझना। डू यू पीपल अग्री? हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन से कितना कैश अवेलेबल हुआ, और कैपेक्स को बोलते हैं कि कितना कैश इन्वेस्ट किया टू परचेज द फिक्स्ड एसेट। तो एक वर्ड होता है जो होता है नेट कैपेक्स, मतलब अदर देन डेप्रीसिएशन आपने कितना कैपेक्स एडिशनली इन्वेस्ट किया, इस बात का कॉमन सेंस फील करना। समझो मेरे पास 1000 रुपए के ओपनिंग एसेट है,
कंपनी ने 200 रुपए का डिप्रीसिएशन चार्ज किया तो आपके पास बैलेंस बचा 800 रुपीज। अब अगर कंपनी ने 300 रुपीज के एसेट परचेस किए तो 1100 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इफेक्टिवली आर यू रियलाइजिंग 200 का एसेट अगर कम हुआ तो 200 तो पुराने एसेट को बैलेंस करने में लग गए, जो एडिशनली आपने इन्वेस्ट किया इन द कंपनी वो सिर्फ ₹100 है। ये जो लास्ट क्वेश्चन वाला थॉट भी कनेक्ट कर सकते हो, जो एडिशनली आपने इन्वेस्ट किया इन द कंपनी ओवर एंड अबव द प्रीवियस कैपिटल विच वाज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वो सिर्फ ₹100 है, विच इज द नेट कैपेक्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू, विच इज 200 और 300 का डिफरेंस। डिप्रीसिएशन माइनस कैपेक्स इज द नेट कैपेक्स। क्या मैं आपको प्लीज ये चीज समझा पाया? एवरीवन इन द क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट। अरे भाई, छोटी छोटी चीजें समझना है थ्रू आउट द लेक्चर्स। आप समझ पाए क्या? इस बात का जवाब तो दे दो लाइफ पीपल। यस। तो बोल रहे हैं कि यार देखो देखो देखो, अभी कैपेक्स 750 और अभी डिप्रीसिएशन 600 है, मतलब अभी जो नेट कैपेक्स है 150 है, और वही नेट अमाउंट 15% पर एनम से इंक्रीज होगा अगले 3 साल तक। ठीक है, चलो भाई डन है। फ्रॉम ईयर 4 ऑनवर्ड्स, फोर्थ ईयर एंड एंड ऑनवर्ड्स क्या होगा? नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, राइट? रेवेन्यू एंड एबिट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है भाई, रेवेन्यू भी 8% बढ़ेगा, एबिट भी 8% बढ़ेगा। इंक्रीमेंटल कैपेक्स विल बी ऑफसेट बाय डेप्रीसिएशन। जब 8% की ग्रोथ होगी तब की सबसे शानदार बात पता है, जितना हमें कैपेक्स करना है सेम अमाउंट डेप्रीसिएशन का भी होगा। तो कैपेक्स माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, तो दोनों चीजें एक दूसरे से कॉम्पनसेट हो जाएगी और दोनों नेट नेट नंबर बन जाएंगे। आर यू प्लीज एवरीवन इन द क्लास अंडरस्टैंडिंग दिस? एक दूसरे को कॉम्पनसेट करके नलीफाई कर देंगे। सर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड नॉर्मल ग्रोथ नेट वर्किंग कैपिटल विल बी 25% ऑफ रेवेन्यू। सर कंपनी का जो भी रेवेन्यू है उसकी 25% आपको बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल दिखेगी। अगर रेवेन्यू आज 7500 था, राइट, तो 7500 का 25% मतलब 1875 की वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में होगी। चलो ठीक है सर, कंपनी का वैक 15% है, इनकम टैक्स रेट 30% है, हमें FCFF और वैक मेथोडोलॉजी से वैल्यू ऑफ दिस कंपनी फाइंड करना है। मैं चाह रहा हूं एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग फिर खुद से अपने लेवल पे रीड कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि इसके लिए हमें कैसे सोचना है। करेक्ट। 30 सेकेंड का टाइम लो, इस क्वेश्चन को पूरा एंड टू एंड रीड कर लो एकदम सुपर फास्ट, और बताओ। फिर रीड करके हो जाता है तो चैट बॉक्स में डन बोलना, फिर मिलके सोचना स्टार्ट करते हैं हाउ शुड वी प्रोसीड। ठीक है, प्लीज राइट नाउ।
पढ़ लिया? तो देखते हैं सर, हम सोचते हैं इसमें स्क्रैच से एकदम, है ना, एकदम स्क्रैच से सोचते हैं कि क्या करना है। सुष्मिता आपका डाउट क्या है ये बता दो। सुष्मिता एक काम करेंगे, आप उसका एक इमेज सेंड कर देंगे प्लीज व्हाट्सएप पे, जो भी आप कहना चाह रहे हो, तो एक सेंस आ जाएगा व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, है ना। सर हमें करना है एफसीएफ मॉडल लगाना है। एफसीएफ मॉडल लगाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होना चाहिए। एफसीएफ एफ राइट फर्स्ट ईयर का, डिवाइडेड बाय के होना चाहिए, के होना चाहिए और जी होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला इनफैक्ट इसको अलग तरीके से लिखता हूं, हमारे पास एफसीएफएफ होना चाहिए, हमारे पास के होना चाहिए और हमारे पास जी होना चाहिए। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एफसीएफएफ मॉडल में कौन सा मॉडल लगाओगे, जीरो ग्रोथ या फिर कांस्टेंट ग्रोथ या वेरिएबल ग्रोथ। पीपल इन द क्लास, आप सभी को इस बात का जवाब देना है, विच मॉडल डू यू थिंक विल अप्लाई। आंसर ऑब्वियस है कि सर शुरू के 3 साल अलग ग्रोथ है और बाद में अलग ग्रोथ है, मतलब वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। आप प्लीज इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, क्या आप प्लीज इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि आप टर्मिनल वैल्यू कौन से पॉइंट के एंड में कैलकुलेट करेंगे। It is at the end of which year will you calculate the terminal value in this question? हेलो, कौन से पॉइंट पे? सर अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो 1 2 3 3 सालों तक सेम ग्रोथ है और उसके बाद ग्रोथ रेट चेंज हो गई जो फॉरएवर तक चलेगी। मतलब डू यू अग्री TV3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड ईयर के एंड पे खड़े होकर अगर फ्यूचर में देखते हैं तो फॉरएवर तक सेम ग्रोथ रेट दिखती है, मतलब TV3 कैलकुलेट करना है। और अगर TV3 कैलकुलेट करना है तो डू यू पीपल अग्री दैट उसके लिए मुझे FCFF4 लगेगा। तो मेन समझने वाली बात यह है कि जब तक ये नहीं पता लगाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा FCFF का कैलकुलेशन कितने सालों का करना है। अब आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, 4 साल का अगर आपने FCFF कैलकुलेशन कर लिया तो इट इज सफिशिएंट। जब तक ये नहीं पता लगाओगे ना कितने साल का FCFF, आगे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। Requesting your responses, people. Did you realize the importance of finding out when do you calculate TV, so that you realize for how many years do you need to make the FCFF calculation? People, yes. तो चलो ठीक है सर, FCFF चाहिए 1 से लेके 4 साल तक के, KO डायरेक्टली मिल गया, फॉरएवर तक का ग्रोथ डायरेक्टली मिल गया। अब FCFF के लिए क्या क्या चाहिए सोचते हैं। यू स्टार्ट विद एबिट। क्या मेरे पास एबिट डायरेक्टली अवेलेबल है? हाँ जी सर। रेवेन्यू में से COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो एबिट आ जाएगा। जो भी एबिट आएगा वो 20% पर एनम से ग्रो करेगा 3 सालों के लिए और 4th ईयर में 15% से ग्रो कर जाएगा। तो चलो सर, फर्स्ट एलिमेंट एबिट तो डन है। सर दूसरा एलिमेंट आ जाता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन और कैपेक्स का साथ में उन्होंने ग्रोथ दिया है 15% 3 सालों के लिए और उसके बाद एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देगा 0। सर उसके बाद आ जाता है वर्किंग कैपिटल। तो डू यू अग्री वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्क्रैच से सोचने की हेल्प कर रहा हूं, जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए क्या क्या, उसमें से क्या क्या है, तो वर्किंग नोट किस किस चीज के बनाए। सो डू यू पीपल अग्री दैट एक्सेप्ट फॉर वर्किंग कैपिटल का चेंज हर चीज मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली FCFF कैलकुलेट कर पाऊंगा, लेकिन उसके पहले बस एक वर्किंग कैपिटल का नोट बना देते हैं। एंड आर यू ऑल फॉर दैट? सर वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं 25% ऑफ रेवेन्यू है और मुझे 4 सालों का वर्किंग कैपिटल चेंज चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी बताया था FCFF4 तक कैलकुलेट करना है। तो 4 सालों का वर्किंग कैपिटल चेंज अगर चाहिए तो 4 सालों का पहले क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल फाइंड करो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही तो चेंज होगा, और 4 सालों के क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल के लिए 4 सालों का रेवेन्यू फाइंड करो, क्योंकि रेवेन्यू का ही तो 25% वर्किंग कैपिटल है। तो चलो भाई, ईयर 0 1 2 3 4 सबसे पहले रेवेन्यू हो जाए कितना, 7500 प्लस 20% इज 9000 प्लस 20% इज 10800 प्लस 20% इज 12960 एंड प्लस 15% इज, सॉरी 15 नहीं, कितना, प्लस 8%, सॉरी
इज 13,996.8। अगले 5 सालों का रेवेन्यू हमारे सामने, 4 सालों का रेवेन्यू का 25% मुझे वर्किंग कैपिटल मेरे बिजनेस में होना चाहिए। जैसे अगर 0 पॉइंट का रेवेन्यू 7500 था तो उसकी 25% वर्किंग कैपिटल होगी, विच इज 7500 मल्टीप्लाइड बाय 25%, विच इज 1875। करेक्ट। अब 9000 का 25% करेंगे तो 2250 सर, 10800 का 25% करेंगे तो 2700। सिमिलरली बचे हुए 2 ईयर का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में मुझे लिटरली हर एक स्टूडेंट से चाहिए। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही कंफर्ट आएगा। जल्दी से भाई साहब। पब्लिक सुपर फास्ट। चलो चलो चलो। 3240 थर्ड ईयर का वर्किंग कैपिटल बता रहे हैं लोग, और फोर्थ ईयर का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का है 3499.2। ऑल राइट। तो मुझे क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल से काम है या फिर वर्किंग कैपिटल के चेंज से काम है? What is my cash outflow? The closing working capital or its change? Sir, change is what I need, और इसीलिए हमने 0 ईयर का भी कैलकुलेट किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर का चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए 0 की भी तो नीड होगी ना हमें। तो चलो चेंज कैलकुलेट करो। 1875 से 2250 हो गया, मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, मतलब आउटफ्लो ऑफ 375। Similarly, sir, second year 2700 minus 2250 gives you a change of 450. Similarly, 3240 minus 2700 gives you a change of 540, and 3499.2 minus 3240 gives you a change of 259.2। तो अच्छा सर, अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल का चेंज है, अगर मेरे पास एबिट आ गया 0 ईयर का, तो क्या मैं 4 सालों के FCFF फाइंड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल हाँ। चलो सबसे पहले एबिट बता दो। 7500 माइनस 3000 माइनस 2250 करें करें। 7500 माइनस 3000 माइनस 2250 इस 2250 का एबिट है हमारा 0 ईयर का। अब अगले 4 साल का कैलकुलेशन 1 2 3 4। प्लीज एक बात बताऊं, शुरू में अगर हम ये नहीं देखते ना कितने सालों का कैलकुलेशन करना है, तो पता भी नहीं चलता इस टेबल को रोकना कहां है, 4 5 6 7 कहां रोकना है। यहां भी नहीं पता चलता कितने सालों तक टेबल बनाना है, सिर्फ 4 सालों तक बनाना है। राइट सर, 2250 अगर 0 ईयर का एबिट है तो फर्स्ट ईयर का कितना, प्लस 20%। 2250 प्लस 20% इज 2700। एग्जामिनर ने खुद बोल दिया ना भाई 20% से ग्रो करेगा एबिट, तो चलो कराते 3 सालों तक। 2700 again plus 20% is 3240 plus 20% is 3888 and plus 8% is 4199.04। 4199.04 ये क्या है? ये है हमारे एबिट। अब एबिट को 1 माइनस टी करेंगे तो ही तो नोपैट आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें से 30% ऑफ टैक्स रेट माइनस कर देते हैं। अब वो क्लास में माइनस करके नहीं देख रहे, मैं सीधे नोपैट का अमाउंट से कंटिन्यू कर रहा हूं। नोपैट में से मुझे पता है कि वो जो नेट नंबर था ना डिप्रिसिएशन और कैपेक्स का, 600 और 750 का जो नेट नंबर है 150, वो 15% से ग्रो करेगा अगले 3 सालों तक। तो सर 150 प्लस 15% इज 172.5 का आउटफ्लो, प्लस 15% इज 198.38 का आउटफ्लो, प्लस 15% इज 228.13 का आउटफ्लो। आर यू प्लीज अंडरस्टैंडिंग? और फोर्थ ईयर में वो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। चलो ये भी सॉर्टेड है। सर वर्किंग कैपिटल का चेंज यहां से आ जाएगा 375 450 540, 375 450 540 एंड 259.2।
तो एफसीएफएफ में सर नोपैट चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैपेक्स चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। जब ये चारों चीज हो चुकी है तो एफसीएफएफ हमारे सामने है फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। मेरा आपसे क्या, मुझे आपसे क्या चाहिए, इस बात का वैलिडेशन कि एक क्वेश्चन को यहां तक जितना हमने सॉल्व किया है, ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं लगना चाहिए हाँ समझ में आ गया, इस पे आपका एकदम सुपर कंफर्ट होना चाहिए कि हाँ यार जो भी हमने इसको स्क्रैच से लेकर एंड तक सोचा ये सब आपके थॉट प्रोसेस से अप्रूव्ड है एंड यू नाउ फाइंड इट वेरी ऑब्वियस एंड यू फाउंड इट रियली कंफर्टेबल नाउ। क्या वो स्टेट है क्या, बताओ ना भाई, क्या वो स्टेट आ चुका है? पब्लिक 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 जल्दी जवाब दो, फिर ही आगे जा पाएंगे। मतलब मैं आपको प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज गाइड कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजें जिस पे आपको सोचना चाहिए क्लास में। यस पंकज सेटल हो, सुष्मिता, पूजा, हर्षद, अतुल, चार्मी भाई, पीपीआर आप कौन हो? सिद्धि, राशि, सीमा, नशरत, निशित, सत्यम, और जो लोग क्लास में बैठे हैं, है ना, और वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किए हो क्योंकि अब शर्म आना बंदी हो चुकी है सर, तो भाई पाप लगेगा, मुझे क्या है, और वो फिर रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, फिर मुझे मत बोलना ये से भगवान ये सिर्फ जोक था, कोई लाइक नहीं करे तो उसके रिजल्ट में आप कुछ रिफ्लेक्ट मत करना प्लीज। चलो डन। तो भाई इतना समझ में आया, परफेक्ट। तो अब क्या करना है सर? मैन्युअली डिस्काउंट कर देना है। हेलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली डिस्काउंट करना पड़ेगा। सर अगर D4 लेंगे मतलब FCFF4 लेंगे तो इससे आएगा TV3, और TV3 आएगा तो 3 सालों के कैश फ्लोज को मैन्युअल डिस्काउंट करना पड़ेगा। हमारा टेबल कैसा दिखेगा? हमारा टेबल कैसा दिखेगा? 1 2 3 3 1 2 3 3, करेक्ट। सो एवरीवन प्लीज सुनना। सर 1 इज दिस, 2 इज दिस, 3 इज दिस, और 4th ईयर कैश फ्लो को KO माइनस G करके इसका टर्मिनल वैल्यू फाइंड करो। चलो अभी हाल, पीपल इन द क्लास प्लीज चैट बॉक्स में इमीडिएटली KO माइनस G लगा दो। यस आ जाओ जल्दी से। सर 2680.13 डिवाइडेड बाय 15% और 8% का डिफरेंस होता है डिवाइड बाय 0.07 गिव्स मी 38,287.57 38,287.57। तो चलो 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लेते हैं और राउंड ऑफ कर देते हैं चीजों को। आ जाओ, आ जाओ। Let's do it. Everyone in the class, please. आ जाओ। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एग्जामिनर ने दिए नहीं है। डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड इक्वल टू 0.870 इज इक्वल टू 0.756 इज इक्वल टू 0.658। परफेक्ट। तो अब मैं आपके सामने डिस्काउंट करके नहीं बता रहा हूं, बट अगर ये सारे कैश फ्लोज और ये सारे डिस्काउंटिंग रेट्स आ जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज सर जी आ जाता है 28871.01 on a rounded off basis as the value of the entire company, value of the firm। कर भी दिया क्या आप लोगों ने? अच्छा अभी तो आपने टर्मिनल वैल्यू किया है। ओके ओके ओके, बताओ भाई, करके नहीं देखा? लास्ट वाला पार्ट मैथ है तो वो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट क्या आप लोग कंफर्टेबल हो ऑन द एंटायर डिस्कशन वी हैव मेड ऑन क्वेश्चन नंबर 35? प्लीज बताइए पब्लिक। सो पंकज मत लो ना, कौन बोल रहा है? मैंने खुद ने भी तो रेक्टिफाई किया है कि 3 तक लेना है। आपको अगर डाउट है तो ये देख लो, ये देख लो भाई, जितने भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, उसको 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है,
ऐसे ही जैसे जैसे हर एक चैप्टर में आते जाएंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी और काइंड ऑफ याद भी होती जाएगी। तो भाई कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। 36th आपका होमवर्क है। 37th ओनली ऑन कैल्सी, मन हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। 37th है ना। 38th एक अच्छा क्वेश्चन एकदम सुपर फास्ट डिस्कस करेंगे। 38th भाई साहब अच्छा क्वेश्चन एकदम सुपर फास्ट चलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आ जाओ। इंस्टीट्यूट ने अपनी एग्जाम में बहुत बार पूछा इस क्वेश्चन को कि हम लोग 38th क्वेश्चन से हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। 37th मन हो तो होमवर्क कर सकते हो और इग्नोर करना हो तो इग्नोर भी कर सकते हो। राइट, होमवर्क करो तो भी सिर्फ कैल्सी पे करना, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। 38th क्वेश्चन भाई साहब, shall we start to discuss it in the class? Sir, the valuation of Hensel Limited has been done by an analyst, right? ठीक है, based on the expected free cash flow of rupees 54 lakhs for the following year and expected growth rate of 9%. Sir, expected free cash flow of equity है या फिर of firm है ये नहीं पता, but जो भी FCF थे free cash flow वो फर्स्ट ईयर का था। उस FCF की मदद से सर डिस्काउंटिंग रेट KO है अभी नहीं पता, और उस G की मदद से जो ग्रोथ कितना है 9% है। अभी कैश फ्लोस है जो वो कितना है 54 लाख से। तो इन दोनों तीनों की चीजों की मदद से एनालिस्ट ने वैल्यू ऑफ द फर्म एस्टिमेट किया है 1800 lakhs। 1800 lakhs का वैल्यू एस्टिमेट किया है, ठीक है। However, he committed a mistake of using book value of debt and equity। मतलब ये क्या बोल रहा है, किस चीज में he committed a mistake? कोई गेस कर सकता है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? एक सेकेंड, फ्री कैश फ्लोस थे, ग्रोथ थी। अच्छा एक सेकेंड, वो बोल रहे हैं कि जब भी आप वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हो तो आपको केओ लगता है। अब जब उस बंदे ने केओ कैलकुलेट किया ना तो उसमें मार्केट वैल्यू की जगह उसने बुक वैल्यू ले लिए। किसके बुक वैल्यू ले लिए? डेट और इक्विटी के बुक वैल्यू ले लिए। ओके। तो उसने जो बुक वैल्यू लिए हमें वो तो नहीं पता, जो बुक वैल्यू उसने लिए वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसने जो हेंसल लिमिटेड है ना उसका KE 20% है और KD 10% है। मेरी बात समझना। उसने जो KO कैलकुलेट किया होगा उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ इक्विटी लिया होगा, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट और वेट ऑफ डेट लिया होगा। तो सर इसमें ये जो वेट्स है ना इसने ले लिए बुक वैल्यू। क्या वेट्स लिए भाई साहब वो पता नहीं है, बट ये जरूर पता है कि KE और KD, KE 20% है और KD 10% है। ठीक है भाई, चलो डन। राइट, द वैल्यू ऑफ इक्विटी is thrice its book value, whereas market value is 9/10 of its book value। सर जो भी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स मार्केट वैल्यू है, और जो भी डेट की बुक वैल्यू है उसकी 9/10 टाइम्स उसकी मार्केट वैल्यू है। करेक्ट, तो ठीक है भाई, डन। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ हेंसल? अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है यार। अब बोल रहे हैं कि यार हेंसल की करेक्ट वैल्यू कितनी, क्योंकि 1800 की जो वैल्यू है वो तो इनकरेक्ट है। तो 1800 सॉरी हेंसल लिमिटेड की वैल्यू करेक्ट तब आएगी जब KO करेक्ट होगा। KO करेक्ट तब होगा जब मार्केट वैल्यूज के वेट्स लिए जाएंगे, और मार्केट वैल्यू के वेट्स तब पता चलेंगे जब बुक वैल्यू के वेट्स पता चल जाएंगे, क्योंकि उसका 3 टाइम्स और उसका 9/10 करना है। तो किसी तरीके से वो जो गलत बुक वैल्यू के वेट्स उसने ले लिया एनालिस्ट ने वो पता करने पड़ेंगे। ओके। मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे फिर से पढ़ लो। आपको सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पीपल इन द क्लास प्लीज, एवरीवन 30 सेकेंड्स यू हैव गॉट। 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप प्लीज कैलकुलेट कर लो कि कैसे प्रोसीड करें, मतलब करना क्या है एवरीवन।
30 सेकेंड्स में क्वेश्चन रीड कर लो, थोड़ा दिमाग में माइंड मैपिंग कर लो और इधर टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बताओ। नंबर्स मत बताना, सोचने का तरीका बताना, स्टेप्स बताना, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन बताना, व्हाट वुड यू डू। जैसे कि रेवती कह रहे हैं के ओ गलत कैलकुलेट किया, ठीक है भाई। सीमा कह रहे हैं रिवर्स कैलकुलेशन के ओ विद इक्वेशन। सीमा थोड़ा क्लियर करो क्या करना है। ओके पंकज, गॉट इट गॉट इट। पूजा, सो एवरीवन, लाइव पीपल, रिकॉर्डेड पीपल, बताओ तो सही यार क्या किया है। वो तो यार सबका आंसर वेट कर रहा हूं मैं। रेवती कह रहे हैं बैक कैलकुलेशन से केओ कैलकुलेट देन डायरेक्ट। कहतान पहले इनकरेक्ट वेट्स W और 1 माइनस डब्ल्यू लेके और फिर करेक्ट वेट्स सिर्फ केओ। ओके युक्ता, रिवर्स कैलकुलेशन पहले गलत केओ। ओके 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 ठीक है। तो एक बात बताओ, मेरी बात समझना। अभी मुझे करेक्ट वैल्यू फाइंड करना है। करेक्ट वैल्यू के लिए करेक्ट केओ चाहिए और करेक्ट केओ मार्केट वैल्यू पर बेस्ड है। मार्केट वैल्यू वाले वेट्स बुक वैल्यू वाले वेट्स की मदद से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सवाल यह है बुक वैल्यू वाले वेट्स कैसे पता चलेंगे जो उसने लिए। तो भाई भाई इस बंदे ने बताया कि 1800 का वैल्यूएशन है, राइट, जो 54 और क्यू माइनस जी ऑफ 0.09 पर बेस्ड है। तो गलत वाला एक बार क्यू तो पता लगाएं, गलत क्यू कितना था। तो सर गलत वेट से पहले गलत क्यू फाइंड करते हैं। चलिए आ जाइए 54। इसको सिंपल कैसे सॉल्व करोगे सर? इन दोनों को उठा के इधर ले आओ और 1800 को उठा के नीचे ले आओ। 54 डिवाइड बाई 1800 प्लस 0.09 गिव मी 12% का गलत केओ। अब सर ये गलत केओ कैसे कैलकुलेट होगा? 20% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस 10% का कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट, और ये आ रहा है 12%। 12। तो प्लीज बताओ वो गलत वेट ऑफ इक्विटी और डेट कितने लिए होंगे कि इन दोनों की मदद का वेटेड एवरेज 12 आ रहा है? प्लीज ना भाई। के डब्ल्यू और डब्ल्यू डी कितना लिया होगा गलत कि उसका जब उसकी मदद से जब वेटेड एवरेज कर रहा हूं मैं 20 और 10 का, तो इट इज टर्निंग आउट टू बी 12। पीपल इन द क्लास ट्राई टू बैक कैलकुलेट। सर एक इक्वेशन में दो दो नंबर मिसिंग है, कैसे करेंगे भाई? एक को अगर डब्ल्यू लिया तो दूसरे को 1 माइनस डब्ल्यू लो ना यार। पीपल दूसरे को 1 माइनस डब्ल्यू ले लो ना। कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। .2 और 0.8 वेट्स बताए जा रहे हैं। 0.2 किसका ले रहे हो? 0.2 किसका ले रहे हो? इक्विटी का वेट है 0.2 और डेट का वेट है 0.8। सर अगर आपके पास बुक वैल्यू ऑफ के बेसिस पे वेट्स आ चुके हैं जो इनकरेक्ट है, तो सर ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, कौन सी पर्टिकुलर लाइन में बता देता हूं। ये जो पर्टिकुलर लाइन है कि भाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इज थ्राइस इट्स बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज 9-10, ये गलत वेट्स को सही वेट्स में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करेगी। सर हम बोलेंगे 0.2 जो इक्विटी का वेट है नाउ दैट विल बी 0.6 और 8.8 जो वेट है इट विल बी 9/10 which is 0.72 as the weight of debt, the revised one।
अब रिवाइज्ड वेट ऑफ इक्विटी हमारे सामने और रिवाइज्ड वेट ऑफ डेट हमारे सामने, वुड यू अग्री टू इट? बताओ भाई, बताओ। बस एक चीज ध्यान रखना, समझदारी की मैथमेटिकल, कि सर यहां पे क्या हुआ ना, इन दोनों का टोटल होता है 100, मतलब ये वेट्स परसेंटेज टर्म्स में है, लेकिन इन दोनों का टोटल 100 नहीं हो रहा है। अब ये परसेंटेज नहीं बचे, अब ये प्रपोर्शन बचे हैं। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। 2:3 प्रपोर्शन है, लेकिन 40% और 60% परसेंटेज वेट्स है। अगर मेरा केई समझो 20% है और अगर मेरा केडी 10% है, तो मैं दो तरीके से केओ कैलकुलेट कर सकता हूं। 20 इंटू 40% प्लस 10 इंटू 60%, एक तरीका ये, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली परसेंटेज है। दूसरा तरीका होगा सर 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। आर यू प्लीज अंडरस्टैंडिंग? वेटेड एवरेज दो तरीके से मैं कर सकता हूं। कोई चीज परसेंटेज में है तो डायरेक्टली कर दो, और कोई चीज प्रपोर्शन में है तो नीचे उसका आपको सम ऑफ द वेट्स 2 + 3 को ऐड करना पड़ेगा। ये लास्ट वाली चीज आप कनेक्ट कर पाए क्या? प्लीज बताओ ना यार। निशात, निशत, हाउ शुड आई प्रोनाउंस योर नेम? इट इज निशात और निशत? बताओ ना। अदर्स इन द क्लास, आप ये वाली बात कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? तो हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि भाई जब इसका टोटल 100 नहीं, अब ये परसेंटेज नहीं बचे, अब ये प्रपोर्शन हो गए। और अगर ये प्रपोर्शन हो गए तो प्रपोर्शन वाले माइंडसेट से इसका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा कि भाई इक्विटी जिसका कॉस्ट 20% है, सुनो सुनो सुनो, इक्विटी 20% जिसकी कॉस्ट है, ट्वेंटी परसेंट जिसकी कॉस्ट है उसका वेट है 0.6 प्लस 10 जिसकी कॉस्ट है उसका वेट है 0.72, होल डिवाइड बाय 0.6 प्लस 0.72। आर यू प्लीज अंडरस्टैंडिंग इट? यस। तो अकॉर्डिंगली प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कि करेक्ट केओ होना क्या चाहिए भाई साहब। निशाद, आपको कौन सा पार्ट समझना है, आप प्लीज बता सकते हो मुझे। सो पीपल करेक्ट केओ बताओ ना जरा कैलकुलेट करके। और अगर करेक्ट केओ आ जाए तो मेरे इन्वॉल्वमेंट बिना करेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म बता दो तो मान जाएंगे। तो एक्चुअल में मान जाऊंगा कि हाँ यार दिस इज इट। पब्लिक, करेक्ट केओ के बाद करेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म बता दो। 14.55% सुष्मिता बता रहे हैं, रेवती ओके राउंडेड ऑफ टू 14.55, अदर्स, and immediately after that I need a value, the answer of value of the firm. Come on. तो एवरीवन एल्स आप सॉल्व करो जब तक मैं निशाद का एक डाउट सॉल्व कर देता हूं। निशाद बोल रहे हैं कि यार इक्विटी का वेट 20 और डेट का 80% ही आपने कैलकुलेट किए जो आपने पहले यूज किए होंगे टू कैलकुलेट केओ। हमने बोला, एग्जामिनर बोल रहा है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट वैल्यू 3 टाइम्स इक्विटी का, तो 0.2 की जगह 0.6 हो गया। और डेट 9/10 टाइम्स है, तो अगर फिलहाल 0.8 है तो नया वाला इंटू 9 डिवाइड बाई 10 0.72 हो गया। एंड अकॉर्डिंगली इनको यूज करके हमने सही केओ कैलकुलेट किया और सही वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया। मतलब इस चार्ट में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। यस। एक बात पूछूं आपसे बाय द वे, इस टाइप के चार्ट्स ये जो हमने बनाया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है या फिर नॉट मच? क्योंकि देखो जिस बैच में मैंने चार्ट बनवाया होगा उनको क्लास में, उनके लिए तो बिल्कुल 100% कोई टेंशन की बात ही नहीं, उनको तो बिल्कुल समझ में आता है डॉट टू डॉट। आपके इसमें चार्ट बनाया नहीं मैंने क्लास में, लेकिन उसकी मदद से समझाया, तो आंसर आ रहा है हेल्पफुल। पंकज, राशि, सत्यम, पीपल, एवरीवन। ओके ओके ओके, तो ये तो अच्छी बात है।
मतलब अपना जो टाइमलाइन वाला फ्लो है, अपना जो ग्राफ वाला फ्लो है वो चलने देते हैं, है ना सर। 38th क्वेश्चन कर लिया, 39th क्वेश्चन आपको करना नहीं है, राइट। एक 40th क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी, लेटेस्ट एमटीपी में आया था, खुद से करेंगे आप लोग। सर नवंबर 24 की एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने स्टार्टअप वैल्यूएशन पे से एक क्वेश्चन पूछा जो इतना आसान था कि उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पंकज, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा बच्चों जैसा क्वेश्चन है तो मैं खुद ही कर सकता हूं, ठीक है। तो भाई 40th क्वेश्चन डन। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं, सुनिए सुनिए। अब अपन कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो, एक सेकेंड, अब अपन कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो पर्टिकुलरली वैल्यूएशन के क्वेश्चन नहीं है, बट डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, जैसे कि एनपीवी। और उसका अंडरलाइंग थॉट किससे मिलता जुलता है, उसका अंडरलाइंग थॉट पता है किससे मिलता जुलता है? सर ये जो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है ना, उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने अलग कैटेगरी बना दिया इसके बाद, एनपीवी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन, जिसमें कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं? 41 नहीं करना है, 42 अच्छा क्वेश्चन है, करना होगा खुद से। 42 अच्छा क्वेश्चन है, करना होगा खुद से, ठीक है। 42 होमवर्क, 41 नहीं करना है, 41 नहीं करना है, 42 होमवर्क, और 43 भी नहीं करना है। ठीक है, एक क्लैरिटी दे दूं क्या? अभी समझो कोई स्टूडेंट है जिसके पास बहुत टाइम है, तो मैं उसको ना क्यों बोलूंगा कि वो 43rd क्वेश्चन ना करे? टाइम है तो सब करना है, रेलेवेंट होगा इसीलिए बुक में लिखा है, लिया है, राइट। लेकिन जिस मोमेंट पे हम खड़े हैं, जिस कवरेज से हम इस क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं, हम ज्यादा फोकस्ड है ऑन द थिंग्स व्हिच हैज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड, और उस माइंडसेट से मैं बोल रहा हूं कि 43rd क्वेश्चन आपको नहीं करना है इस क्लास में, ठीक है जी, परफेक्ट, डन, कूल। फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है, तो देखो 44th क्वेश्चन भाई साहब आप सभी को नहीं करना है। 45th क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलसी पे करके छोड़ सकते हो। 45th क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलसी पे करके छोड़ सकते हो। और ये जो एक ब्रिलियंट क्वेश्चन हम अब क्लास में करना चाह रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। पीपल इन द क्लास प्लीज पे अटेंशन टू दिस वन। 46th, आ जाओ भाई आ जाओ। 46th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें एक बार। Shall we proceed? तो लाइव पीपल
रिकॉर्डेड पीपल पूरा के पूरा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे तो चलो आ जाओ, एनर्जी इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा क्वेश्चन और इतनी क्लैरिटी से समझेंगे। सर एबीसी कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू सेल्स स्ट्रैटेजी दैट विल बी वैलिड फॉर 4 years। अगले 4 साल तक वैलिड रहने वाली एक स्ट्रैटेजी, दे वांट टू नो द वैल्यू ऑफ स्ट्रैटेजी। सर किसी कंपनी की वैल्यू सुना है, शेयर की वैल्यू सुना है, बॉन्ड की वैल्यू सुना है, किसी स्ट्रैटेजी की कैसे वैल्यू हो सकती है, चलो पता करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर विच हैज जस्ट एंडेड। एक साल जस्ट अभी खत्म हुआ है जिसमें सेल्स थी 20, तो ग्रॉस मार्जिन 20% के अकॉर्डिंग 4000 था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 2000 हो गया, तो पीबीटी बचा हुआ 2000 जिसका 30% 600 रुपीज टैक्स दे दिया, तो पैट हो गया 1400। मतलब पूरा इनकम स्टेटमेंट परसेंटेज टर्म्स में हमारे सामने है। करेक्ट, फाइन। बैलेंस शीट भी बहुत आसान, एसेट साइड में 8 और 4000 के फिक्स्ड और करंट एसेट, इक्विटी में 12000 का पूरा इक्विटी, नो डेट नो करंट लाइबिलिटी, इजी लाइफ। परफेक्ट सर, ठीक है। If it adopts the new strategy, sales will grow at the rate of 20% for the first 3 years। क्या बात है। क्वेश्चन में एक छोटा सा एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी क्या है? एम्बिग्विटी ये है कि सर सेल 20% से ग्रो होगा अगले 3 सालों तक, लेकिन ऊपर बोला कि स्ट्रैटेजी 4 सालों तक वैलिड है, मतलब ये वाली बात खुद इनवैलिड हो गई। फाइन, 20% से सेल ग्रो होगा अगले 3 सालों तक, फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स कैश फ्लोज विल स्टेबलाइज। स्ट्रैटेजी उससे फायदा पता है क्या मिलेगा, 3 सालों तक तो सेल्स ग्रो करेगी, लेकिन उसके बाद कैश फ्लोज स्टेबलाइज हो जाएंगे। Similarly, the gross margin ratio, the asset turnover ratio, the capital structure and the income tax rate will remain unchanged। क्या बोले कि सर जब हम 3 सालों तक 20% से ग्रो करेंगे और उसके बाद जब हम स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो क्या हमारा ग्रॉस मार्जिन चेंज होगा? नहीं। क्या हमारे एसेट टर्नओवर रेशियो चेंज होंगे? नहीं। सर क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा? नहीं। तो पता है क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जब सेल्स हमारी ग्रो करेगी तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे। पता है इन्होंने बोलने में ग्रॉस मार्जिन बोल दिया, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ ही तो परसेंटेज टर्म्स में है। If you observe the entire income statement, it is in percentage terms. So if sale grow by 20%, PAT also grow by 20%। ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो कांस्टेंट है, मतलब सेल अगर 20% से बढ़ेगा तो एसेट्स भी प्रोपोर्शनेटली, फिक्स्ड और करंट एसेट दोनों प्रोपोर्शनेटली 20% से बढ़ेंगे, और कैपिटल स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ इक्विटी और सिर्फ इक्विटी ही रहेगी, तो इक्विटी भी 20% से बढ़ेगा। तो चलो सर बैलेंस शीट का भी आइडिया दे दिया, कूल। डेप्रीसिएशन 10% है नेट फिक्स्ड एसेट्स के बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो भाई साल के शुरू में जितने भी हमारे एसेट्स थे उसका 10% डेप्रीसिएशन है। कंपनी का टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, जो भी कंपनी कमाएगी उसका 15%, जहां भी कंपनी इन्वेस्ट करती है उसका 15% कमाना चाहती है। इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी, हम इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे उससे हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो कितना सिंपल है, स्ट्रैटेजी के पहले का कंपनी का वैल्यू और स्ट्रैटेजी के बाद का कंपनी का वैल्यू अगर मैं कंपेयर कर लूंगा तो पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी की वजह से वैल्यू बढ़ा कितना। ऑल राइट, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें और करना कैसे वो पता नहीं चल रहा है। अगेन आई वुड वांट यू ऑल टू हैव 30 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन। कम ऑन, रीड इट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो भाई, पूरा क्वेश्चन जल्दी से। ताकि समझ में आ जाए करना क्या है यार आखिर।
कर लिया क्या रीड? करना रीड स्टार्ट करें क्या हम लोग? सर जब इनने हमसे बोला कि भाई इंक्रीमेंटल वैल्यू ड्यू टू स्ट्रैटेजी, तो हमें समझना पड़ेगा हमें स्ट्रैटेजी के पहले का वैल्यू फाइंड करना और स्ट्रैटेजी के बाद का वीडियो वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन सर कौन सा मॉडल लगाएं? इसकी लैंग्वेज को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगा पाओगे? नहीं। क्या दूसरा मॉडल लगाने के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? क्या कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल लगाने के लिए सफिशिएंट स्पेस है? हाँ जी सर, बिल्कुल है, क्योंकि पूरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दे दिया। तो चलो आसान है, सोचना मिलकर सोचते हैं। सर अभी वाले सिनेरियो में सर अगर मैं इमेजिन करूं तो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन लगाने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला तो FCFE, क्योंकि सिर्फ इक्विटी है तो जो भी कैश फ्लो आएगा सब इक्विटी को हो जाएगा। दूसरा चाहिए KE और तीसरा चाहिए G। अभी के सिनेरियो में इन तीनों में से आप क्या क्या ढूंढ सकते हो ये मुझे बता दो प्लीज। लगाओ ना यार क्वेश्चन में दिमाग, ऐसे बैठे रह थोड़ी ना रहना है। इस क्लास में आप सर सुनने नहीं आते हो, दिमाग लगाने आते हो, तो लगाओ। क्या लगता है क्या चीजें आपके पास रेडीली अवेलेबल है? सर चलो KE मैंने ढूंढ दिया। FCFE और G क्लास का कोई स्टूडेंट ढूंढ सकता है क्या प्लीज? अभी वाले सिनेरियो में जहां कोई ग्रोथ वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है। तो सर इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मैं ये मान सकता हूं क्या कि मेरा ग्रोथ जो है वो 0 है, मतलब स्टेबल कैश फ्लोज मिलेंगे? सर ऐसा कैसे मान सकते हो? क्योंकि मैं आपको हिंट बताता हूं। जब स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो भी क्या होगा, 3 सालों तक 20% ग्रो करेंगे, लेकिन उसके बाद तो वैसे भी स्टेबल ही हो रहे हो ना, तो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे तो आज डे 1 से ही आप स्टेबल रहोगे, ये बात समझने की आपको जरूरत है, क्योंकि ग्रोथ रेट वैसे भी नहीं दिया। तो चलो सर ग्रोथ रेट 0 आ गया। अब FCFE कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या कि अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में FCFE कितना? सर कैलकुलेट करते हैं ना, पैट से स्टार्ट करते हैं, डेप्रीसिएशन एड बैक करते हैं, कैपेक्स माइनस करते हैं, वर्किंग कैपिटल माइनस कर लेते हैं और FCFE आ जाता है, क्योंकि बोरोइंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं ना। अब मैं आपको बताता हूं, जब कंपनी ग्रो नहीं करती है तो कैपेक्स और डेप्रीसिएशन एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं। ये समझाने का मन नहीं है, अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं इस पावर बैच में ये चीज एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और चीजें सीखना बहुत ज्यादा है। वन लाइनर सुन लो, कंपनी का एसेट है 1000, राइट? आपने बोला रेवेन्यू और एसेट अलाइंड है, मतलब रेवेन्यू और एसेट का रेशियो फिक्स है। अगर रेवेन्यू 2000 है और एसेट 1000 है, तो अगर नेक्स्ट ईयर भी रेवेन्यू 2000 रहा तो एसेट फिक्स 1000 होंगे, एसेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, उनका रेशियो फिक्स्ड है, करेक्ट? दोनों ईयर में सेम। अब एक बात बताओ, 1000 रुपीज के एसेट को अगर आपने डेप्रिशिएट करके 800 बना दिया, तो डू यू अग्री सेम अमाउंट का 200 रुपीज का आपको कैपेक्स करना पड़ेगा टू ब्रिंग द क्लोजिंग वैल्यू एसेट एट 1000 विच कैन नॉट चेंज। ये मेरा लास्ट वाला डॉट आप कनेक्ट कर पाए क्या? कि सिंस एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, तो जितना एसेट की वैल्यू कम हुई है ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उतना ही वैल्यू आपको थ्रू कैपेक्स बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट द वैल्यू कैन बी मेंटेन्ड। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो प्लीज समझो ना इस बात को कि कैपेक्स और डेप्रिसिएशन एक दूसरे को एग्जैक्टली ऑफसेट कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओह माय गॉड, एवरीवन इन द क्लास प्लीज समझ पाए क्या? क्योंकि मैं बात बताऊं, इंस्टीट्यूट ने तो कुछ समझाया ही नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या, लोगों की रेगुलर बैचेस तक में भी नहीं समझाया है।
समझ गए सर? एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, जब कंपनी का रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा तो करंट एसेट्स ग्रो होंगे क्या? नहीं। और जब वो भी ग्रो नहीं होंगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल आएगा क्या? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल भी जीरो। इस केस में हम बोल सकते हैं पैट एंड एफसीएफए रिमेन द सेम, और इसीलिए एग्जामिनर ने डायरेक्टली पैट को ही डिस्काउंट कर दिया, उसको एफसीएफई मान लिया। लॉजिक समझे? उसने जो किया वो गलती नहीं, उसने जो किया वो लॉजिक है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है भाई। हम बोलेंगे पैट और एफसीएफई 1400 है ना, तो 1400 कोई ग्रोथ नहीं, मतलब जीरो ग्रोथ मॉडल। एफसीएफएफ डिवाइड बाय के, राइट? एफसीएफई डिवाइड बाय के, 1400 डिवाइड बाय 0.15 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ फर्म, 1400 डिवाइड बाय 0.15 गिव्स यू 9333.33, स्ट्रैटेजी के पहले का वैल्यू। डन भाई, डन। तो अभी देखो आगे, सर स्ट्रैटेजी के बाद का वैल्यू कितना? अब बाद के लिए एक बात बताओ सर, देखना पड़ेगा कि चीजें क्या क्या चाहिए। सर ग्रोथ की इंफॉर्मेशन है, हाँ सर, 3 सालों तक 20% है और उसके बाद 4 से लेके इन्फिनिटी तक 0% है। चलो भाई डन, है ना? फिर क्या? फिर क्या? इनफैक्ट 3 से इन्फिनिटी तक, 0 से 3 तक 20% है और 3 से इन्फिनिटी तक 0% है। डन सर। ग्रोथ क्लियर है सर, के ही क्लियर है, मॉडल में लगाना है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, ये भी क्लियर है। कोई बता सकता है टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन कहां होगा? क्योंकि वेरिएबल ग्रोथ मॉडल है इसलिए। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन कौन से ईयर के एंड में होगा? अगर ये बता दोगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि एफसीएफई कितने सालों के करने हैं आपको। बोलो ना भाई। अगर संगीता, नतिश और खुशबू और मेगा और पंकज और सुष्मिता एंड गणेश एंड पूजा एंड सिद्धि एंड युक्ता एंड धर्मराज एंड एवरीवन एल्स इन द क्लास, अगर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन 0 3rd ईयर के एंड में हो रहा है, मतलब एफसीएफ कितने लगेंगे? 4। मतलब डेप्रीसिएशन चाहिए 4 सालों का, कैपेक्स चाहिए, वर्किंग कैपिटल का चेंज चाहिए, एबिट मतलब पैट चाहिए, सब कुछ 4 सालों का चाहिए। तो चलो आ जाओ प्लीज, देखो उसी से तो पता चला सब कुछ 4-4 सालों का बनाना है। ओके 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 सर, कितने वर्किंग नोट लगेंगे? सर पैट, पैट तो एज इट इज ग्रो करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। राइट राइट, हाँ। कहां पे? रेवती इन्फिनिटी तक ग्रो करा भी नहीं रहे, 3 सालों तक ग्रो करा रहे 20%, और उसके बाद से फॉरएवर तक सेम, 4 5 6 ईयर हर साल सेम, नो ग्रोथ एट ऑल। 3 सालों तक 20% करा रहे हैं, उसके बाद सेम 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 सेम, इसीलिए तो TV3 डाल रहे हैं और इसीलिए तो FCFE4 आ रहा है। करेक्ट? ओके। तो चलो सर पैट से स्टार्टिंग करेंगे, वो तो ग्रो हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन, कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल, 3 चीजों का नोट चाहिए। सर सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का नोट। करंट एसेट 4000 है, जब अगले 3 साल रेवेन्यू 20% से बढ़ेगा तो करंट एसेट भी 20% से बढ़ जाएंगे। तो देख लो, वर्किंग कैपिटल अभी 4000 है, अगले 3 साल 20 और 4th ईयर सेम एज 3rd, तो 0 ईयर का 4000 प्लस 20% इज 4800 प्लस 20% इज 5760 प्लस 20% इज 6912 एंड 4th ईयर इज ऑल्सो सेम। I don't need the closing working capital balance, what I need is the change in working capital. So 0 ईयर का चेंज आता नहीं है, फर्स्ट ईयर का चेंज 800, सेकेंड ईयर का चेंज 960 एंड थर्ड ईयर का 6912 minus 5760 is 1152 is the change of third year और fourth year का zero change। बोलो। चलो सर, एक वर्किंग नोट तो कंप्लीट हो गया, अब डेप्रिसिएशन और कैपेक्स वाला वर्किंग नोट सब ध्यान से देखना। सर मेरे 0 पॉइंट पे एसेट का बैलेंस है 8000, जिसके ओपनिंग पे 10% का डेप्रीसिएशन करना है, मतलब ये बन गया 800 का डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद 7200,
और क्लोजिंग आप बोल रहे हो 20% से इंक्रीज्ड है, तो 8000 प्लस 20% अगर क्लोजिंग होगा 9600, तो फर्स्ट ईयर का कैपेक्स बता सकते हो। आफ्टर डेप्रीसिएशन 7200, तो फर्स्ट ईयर कितना हम कैपेक्स करें कि क्लोजिंग 9600 पहुंच जाए। पीपल, फर्स्ट ईयर कितना कैपेक्स करे, कितना कैपेक्स करें कि 9600 पहुंच जाए। सर 2400 का कैपेक्स करो। तो देखो देखो, ओपनिंग 800 है, ओपनिंग 8000 है, उसका 800 डेप्रीसिएशन हो गया। अगर क्लोजिंग 9600 चाहिए तो कैपेक्स कितना करे? कॉमन सेंस फील करना, ओपनिंग प्लस कैपेक्स माइनस माइनस डेप इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस कैपेक्स माइनस डेप इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो अगर ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो कैपेक्स फाइंड कर सकते हैं, और वही आपने 2400 किया। सिमिलरली अगर अब मेरा ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग है जिसका 10% डिप्रीसिएशन है 960, राइट, तो प्लीज वापस से 9600 10% 960 से डेप हो गया, तो 9600 माइनस 10% गिव मी 8640 आफ्टर डेप है। और ये जो मेरा क्लोजिंग है वो 20% की ग्रोथ के बाद कितना हो जाना चाहिए? 9600 प्लस 20%, 11520। सेकेंड ईयर में कैपेक्स कितना करे बताओ ना भाई। Second year में what should be the amount of capex that you all need to tell me, everyone. 8640 minus 11520, difference of 2880 is the amount of capex for second year. थर्ड ईयर के कैपेक्स का अमाउंट अगर आप खुद से फाइंड कर लो तो मैं आपको मान जाऊंगा। थर्ड ईयर के कैपेक्स का अमाउंट खुद से फाइंड कर लो तो मैं आपको मान जाऊंगा। एवरीवन प्लीज डू इट नाउ। पब्लिक, बताओ 3 4 5 6 थर्ड ईयर का कैपेक्स और फोर्थ ईयर में आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या? सिंस रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो नहीं होंगे। सर जो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट है वही क्लोजिंग बैलेंस है, तो जितना अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन है, जितने अमाउंट से मेरा एसेट का बैलेंस कम हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ कैपेक्स हो गया, क्योंकि वापस बैलेंस ओरिजिनल अमाउंट पर पहुंच गया और मेरे पास चारों सालों के डेप्रीसिएशन और कैपेक्स आ गए, चारों सालों का वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अब मुझे आपसे पूछना है, अगर इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं भी कराऊं तो चलेगा क्या?
सेल्स अगर मेरे पास पैट 0 ईयर का पैट है, 3 साल के पैट को 20% से ग्रो कराइए, 4th ईयर का पैट सेम। चलो देखो जल्दी से देखो सर, 1400 प्लस 20% करो ना, 1400 प्लस 20%, सर 1680 पैट। मैं क्या कर रहा हूं, FCFE कैलकुलेट कर रहा हूं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, FCFE कैलकुलेट कर रहा हूं, कम ऑन, 1680 प्लस 20% 2016 प्लस 20% 2419.2 और लास्ट वाला सेम। अब 4 साल के डेप ऐड कर दो, कैपेक्स माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कर दो, तो 4 साल के FCFE आ जाएंगे। 3 साल तो मैनुअल डिस्काउंट है, 4th वाला FCFE से TV3 कैलकुलेट करना, उन सबको डिस्काउंट करके वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर दिस स्ट्रैटेजी फाइंड कर लेना। मेरा आपसे सवाल ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या इतना सा पार्ट प्लीज आप खुद से कर लोगे क्या पब्लिक? Will you be able to this rest of the part of this question at your own? क्योंकि इसमें समझने की कुछ बातें नहीं है, अब सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है। समझने वाला पार्ट तो अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। 46 11 आउट ऑफ 10 कंफर्ट है क्या प्लीज? क्वेश्चन नंबर 46, अगर 11 आउट ऑफ 10 कंफर्ट है तो यस बोलना, अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर कुछ पार्ट मिसिंग है आपके दिमाग में, थॉट्स में, तो प्लीज पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है अपने को। 3 बार एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट लर्निंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस क्वेश्चन में पता है क्या सीखा हमने? ये सीखा कि बाय चांस एग्जामिनर अगर बोल दे कि एसेट टर्नओवर ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो इससे ये क्लू मिलता है कि जिस प्रपोर्शन में रेवेन्यू बढ़ेगा उस प्रपोर्शन में पूरा के पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ेगा। रेवेन्यू से लेके, प्रॉफिट से लेके, कैपिटल से लेकर, फिक्स्ड एसेट से लेकर करंट एसेट, सब कुछ उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा। और अकॉर्डिंगली योर कैलकुलेशन फॉर कैपेक्स, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल चेंज, एवरीथिंग शुड फ्लो। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन हैज टॉट टू यू, क्वेश्चन नंबर 46। परफेक्ट। तो एंड में आप बता देना कि भाई पहले का स्ट्रैटेजी इतना, बाद का स्ट्रैटेजी इतना, तो ओवरऑल वायबल नहीं है, ये सब कुछ वायबल नहीं है। ऑलराइट, फ्रैंकली बताऊं ना, मतलब बहुत मिस्टेक्स है चीजों में, इसके थॉट प्रोसेस में भी कहीं कुछ कमी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फोकस करना है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा ही नहीं, और आप भी शायद नहीं ढूंढ पाओगे, तो टेंशन नहीं लेने का। राइट, आपको ये सब कुछ सही लगेगा, और सही लग रहा है तो सही मान के एग्जाम में सॉल्व करके आ जाओ और मार्क्स ले लो। ठीक है जी। तो यहां आकर अपना वो एनपीवी बेस्ड डिस्कशन भी कंप्लीट होता है। डन। तो अब आज की क्लास में सर हम जो नेक्स्ट चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल मतलब सुनो ना, सबसे पहले आपने ये सीखा कि कंपनी के डिविडेंड्स के बेसिस पे उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फिर आपने ये सीखा कि कंपनी के कैश फ्लोज के बेसिस पे कैसे उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, और अब आप ये सीखेंगे कि कंपनी के पास जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसके बेसिस पे उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे आसान है। मैं पूछूं अगर आपसे आपकी आज वैल्यू कितनी है, तो आप अपने एसेट्स गिनोगे, उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे और वो आपकी वैल्यू आ जाएगी ना। आप बोलोगे देख मेरे पास इतने का बैंक है, इतने का कैश है, इतने का ये है, इतने का वो है, माइनस इतना सब मुझे अपने दोस्तों को देना है, तो बचा हुआ आपका नेटवर्थ। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कंपनी का एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, जिसका लॉजिक कितना सिंपल कि भाई जो भी एसेट्स हैं राइट वो ले लो, उसमें फिक्टिशियस एसेट मत लेना, माइनस लाइबिलिटीज कर दो सारी, प्रेफरेंस शेयर है तो वो भी माइनस कर दो, तो टोटल इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, उसको नंबर ऑफ शेयर ऑफ इक्विटी डिवाइड कर दो तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। इतना सिंपल थॉट है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का। पब्लिक सिंपल, मतलब कुछ सिखाना ही नहीं है इसके बियॉन्ड तो। लेकिन कैच पता है क्या है कि सर ये वैल्यूज हमें क्या लेनी है, मार्केट वैल्यू लेना है, बुक वैल्यू लेना है, व्हाट इज द फ्लो। तो अगर एग्जामिनर कुछ ना बोले तो आप एनएवी मेथड मानते हो, और एनएवी मेथड में आप हमेशा मार्केट वैल्यू लेते हो। ठीक है सर। एग्जामिनर अगर बोल दे नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करो कंपनी की, या लिक्विडेशन वैल्यू या एडजस्टेड बुक वैल्यू फाइंड करो, तो आप एनआरवी लेते हो एसेट्स की। मतलब मार्केट वैल्यू में से उसकी जो सेलिंग कॉस्ट है, एनआरवी, एफआर पढ़ा है आपने सबने, आपको पता है, कॉस्ट टू सेल दैट एसेट माइनस करोगे फिर आएगा एनआरवी, और वो आपको लेना है। और एग्जामिनर अगर रिप्लेसेबल वैल्यू बोल देता है तो हमें एसेट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना है, मीनिंग टू से कि आज अगर उस एसेट को हम नया खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा टू परचेज दैट एसेट, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
तो सिर्फ बोले वैल्यू ऑफ द कंपनी फाइंड करो, एसेट लाइबिलिटीज की डिटेल दे तो एनएवी फाइंड करना, लेकिन ये वाली कोई चीज पर्टिकुलरली बोले तो यही अप्लाई करना। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, बाकी तो सब सेट है। पब्लिक कम ऑन, काइंडली वैलिडेट। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो भी हमने एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल पे डिस्कशन किया है बहुत आसान था। इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू लेंगे, लाइबिलिटीज की उसमें से माइनस कर देंगे और हमारा काम ही हो जाएगा। एनआरवी वगैरह किसी क्वेश्चन में नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली है पंकज आपने, राइट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी शायद एक आधी, नहीं एनआरवी एक क्वेश्चन में है, एनआरवी एक क्वेश्चन में बता दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली ऑन कैलसी रहेगा, राइट। अब सर एक बात बताओ, समझो कुछ नहीं बोला तो हम ये ले रहे हैं और उसमें भी अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप बुक वैल्यू कंसिडर कर लेना, क्योंकि बुक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू के एब्सेंस में वही तो उसका बेस्ट प्रॉक्सी है जो आप यूज कर सकते हो। बुक वैल्यू माइनस कर दो, सॉर्टेड है। सो यहां पे आके कॉन्सेप्ट की टर्म्स में एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल के कॉन्सेप्ट कंप्लीट भी हो गए। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है सर जी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। एक क्वेश्चन है 47 और एक क्वेश्चन है 48। बताओ भाई, एक क्वेश्चन होगा क्लास वर्क और दूसरा होगा होमवर्क, और मेरा मन हो रहा है कि ये दोनों ही क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लें। तो मेरा प्लान सुनो, अब मेरा प्लान सुनो। 48th क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाना चाहता हूं, राइट। 48th क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाना चाहता हूं, राइट। लेकिन वो तभी करवा पाऊंगा जब आप 47th क्वेश्चन खुद से कर लोगे। समझ रहे हो क्या व्हाट इज गोइंग ऑन एवरीवन? अगर आप 47 खुद से कर लोगे ना तो 48 मैं आपको क्लास में करा दूंगा। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम मिले उसके पहले 47 क्वेश्चन तक आपको सब कुछ कंप्लीट करके आना है, सो दैट थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन 48 हम क्लास में कर पाए व्हेनेवर वी मीट बैक। यस, सो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी मैं बताऊं लिटरली, अभी तो अपनी क्लास में फ्लो पिक नहीं किया है, हम धीरे धीरे और लेवल अप करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जिन भी लोगों का पुराना बैकलॉग है क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का, संडे इज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वापस बैक टू बैक जो आप लोगों की धुलाई होने वाली है, एवरीवन धुलाई होने वाली है, ठीक है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सो यस, ये वाला क्वेश्चन आप सब करके आएंगे। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे एट ऑन द सेम टाइम, कल नहीं मंडे, ठीक है जी पीपल। मंडे से 3 आवर्स नहीं है मेगा, अपनी क्लास होगी, देखते ना होगी या नहीं होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता अभी, बट मंडे से नहीं है ये बात तो पक्की है, ठीक है जी। सो दैट्स रियली ग्रेट एवरीवन। जो भी हमने आज की क्लास में सीखा, पीपल इन द क्लास, कि आप उस सब डिस्कशन से, लर्निंग से, कॉन्सेप्ट से, हर चीज को लेकर सेटल्ड हो, सेटिस्फाइड हो। सत्यम एंड पल्लवी, ऑक्यूपेंसी इतनी ज्यादा है कि शेड्यूल ही नहीं बना पा रहा हूं मैं, ठीक है मैं बनाता हूं। पंकज बोल रहे हो सुकून मिलता है या? अरे यस, चलो भाई, तो अगर सब लोग सेटल्ड हो, सॉर्टेड हो तो बढ़िया, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से। सो तब तक के लिए पीपल लेट्स सी, अपने अपने बैकलॉग्स, होमवर्क सब कंप्लीट कर लो, रिवीजन कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट वीक की एनर्जीज हमें चलाना है पूरे 6 दिनों तक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अप दिस वीडियो। लेट्स मीट बैक अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए, और जा ही रहे हो तो मुस्कुरा कर ही जाइए, ठीक है। टेक केयर पीपल, आई विल सी यू अगेन, बाय 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 एवरीवन। और ये दिल विल जो भेजे ही जा रहे हो आप लोग बैक टू बैक, थोड़ा सा आराम कर लो भाई ठीक है। सी यू एवरीवन, टेक केयर।